गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंगिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, जो कि आपके आने वाले पेपर जैसे यूपी पीजीटी, जीआईसी, बीए फर्स्ट ईयर इत्यादि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। यद्यपि समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, परंतु फिर भी इसकी प्रकृति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, जबकि कुछ इसे अध्ययन की मानवीय शाखा मानते हैं। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मत भिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, अथवा क्या यह कभी विज्ञान बन भी सकता है या नहीं। अगस्त कांत, जो कि समाजशास्त्र के संस्थापक या पिता हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान माना है और अगस्त कांत ने इसे विज्ञानों की रानी यानी क्वीन ऑफ साइंस की संज्ञा दी है। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का कहना है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है, जबकि इसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है, जब यह अपनी विषय सामग्री को मापने में समर्थ नहीं है और जब यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है, तो यह विज्ञान कैसे हो सकता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सामाजिक प्रघटनाओं की कुछ स्वयं की आंतरिक सीमाएं हैं, जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा दिलाने में बाधक है। यह बात अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में भी कही जा सकती है। इस संबंध में बोटोमोन ने लिखा है कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध यह एक सबल तर्क दिया गया है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती कोई चीज पैदा नहीं कर पाती है, इसलिए यह विज्ञान नहीं है। C.W. मिल्स ने लिखा है कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट मानना जो है अच्छा हो सकता है। रॉबर्ट बिरस्टीड ने कहा है कि समाज शास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही है, वरन मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषयों में भी। यानी रॉबर्ट बिरस्टीड का कहना है कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं, वरन मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषय में भी है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति के संबंध में विवाद पाया जाता है, कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है अथवा नहीं, अथवा क्या यह कभी विज्ञान बन भी सकता है या नहीं, यह जानने से पूर्व विज्ञान किसे कहते हैं यह जान लेना आवश्यक है। विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषय को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाज एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते, परंतु यह उनका भ्रम है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गया वास्तविक ज्ञान होता है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाया जाए, तो ऐसे विषय को विज्ञान माना जा सकता है। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टुअर्ट जेम्स ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धतियों से है, ना कि विशेष सामग्री से। यानी जो स्टुअर्ट जेम्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो विज्ञान का संबंध है वो पद्धति से है, ना कि किसी विशेष सामग्री से। इसी क्रम में ग्रीन ने लिखा है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया गया है।
कार्ल पियर्सन एक समाजशास्त्री हैं, उनका कहना है कि सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, ना कि उनके विषय वस्तु में। यानी कि जो कार्ल पियर्सन है उन्होंने कहा है कि जो सभी विज्ञान होते हैं उनकी एकता जो है उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय वस्तु में। लुंडवर्ग के अनुसार विज्ञान को विशेष सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। यानी जो लुंडवर्ग है उन्होंने कहा है कि अगर विज्ञान को विशेष सामग्री के रूप में परिभाषित करे तो यह क्या करेगा, भ्रम उत्पन्न कर देगा। लैंडिस की मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही होता है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र हो। बर्नार्ड ने अपने विज्ञान की परिभाषा 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में दी है, जो कि इस प्रकार हैं: सत्यापन, परीक्षा, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा अभिन्यास। इसमें भी भविष्यवाणी करना और व्यवहार में लाना भी सम्मिलित है। यानी कि जो है परीक्षा, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन अथवा अभिन्यास, इसमें एक है भविष्यवाणी करना और दूसरा व्यवहार में लाना। वर्फ ने बताया है कि हमें वैज्ञानिक ज्ञान को ऐसे ज्ञान के रूप में परिभाषित करना चाहिए जो एक विशेष मात्रा तक निश्चित कारण युक्त एवं सामान्य हो। इस प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान जो है विज्ञान कहलाता है। विज्ञानों की उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि यानी जो विद्वान है इनका जो ऊपर दिया हुआ कथन है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विशेष सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान से है। विज्ञान के अर्थ को समझने के पश्चात यहाँ वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में भी कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इस पद्धति के अर्थ के संबंध में लुंडवर्ग ने लिखा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों की व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित होती है। इस पद्धति को काम में लेते हुए अध्ययनकर्ता को निम्नलिखित चरणों से गुजरना होता है, जिसमें पहला चरण है समस्या का चुनाव करना, दूसरा है उत्कल्पना का निर्माण करना, तीसरा है अवलोकन करना और उसे लिखना, चौथा होता है वर्गीकरण करना एवं निरूपण करना, पांचवा होता है विश्लेषण एवं व्याख्या करना, छठवां होता है सामान्यीकरण, सातवां होता है जांच या परीक्षण करना, आठवां होता है भविष्यवाणी करना। सबसे पहले अध्ययनकर्ता को किसी समस्या का चुनाव करना होता है और उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होता है। यानी कि जो अध्ययन करता है उसे सबसे पहले किसी समस्या का चुनाव करना है और उसके पश्चात उसी से संबंधित किसी भी साहित्य का अध्ययन करना होता है। इसके पश्चात उपकल्पना बनाई जाती है और उसके अनुसार तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसके पश्चात विशेष सामग्री का सूचना एवं सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाता है। इस तरह से प्राप्त तथ्यों को लिखा जाएगा। फिर एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और एक कार्य कारण संबंध ज्ञात किए जाते हैं। इसके बाद सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात वर्गीकरण तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर सामान्य नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। फिर सामान्य नियमों का परीक्षण एवं पुनः परीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान अर्थात भविष्यवाणी की जाती है। इस प्रकार जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। विज्ञान के प्रमुख तत्व क्या होते हैं या इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, हम इसको देखेंगे। विज्ञान के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला तत्व है अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के तत्व पर प्रकाश डालते हुए गुड़े एवं खेत ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और इसकी पुष्टि के लिए अंत में अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। यानी गुड़े और हार्ट ने लिखा है कि जो विज्ञान होता है यह अवलोकन से प्राप्त होता है और इसका पुष्टि करने के लिए अंत में अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। यंग ने भी अवलोकन के
द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन का नाम दिया है। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाता है और पहुंचकर घटना विषय तथा तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। दूसरा है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तथ्यों तथा निष्कर्षों की प्रामाणिकता का पता लगाना होता है। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात जो तथ्य होते हैं उनको समान विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है और इसी को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना है ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जा सके। यानी कि जो वर्गीकरण से प्राप्त उद्देश्य होते हैं उनको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना होता है जिससे कि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सके। तीसरा है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ है प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्य नियमों या सामान्य प्रवृत्तियों को ज्ञात करने से होता है। जो सामान्य अर्थ में प्राप्त तथ्यों के आधार पर नियम होते हैं या प्रवृत्ति होती है, इसको ज्ञात करने को ही हम सामान्यीकरण कहते हैं। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। चौथा है भविष्यवाणी। विज्ञान की एक प्रमुख तथ्य व उसकी विशेषता में यह है कि भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भविष्यवाणी की घटनाओं के संबंध में पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। पांचवा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। गिलिन ने वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अंततः महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी 5 विशेषताओं का उल्लेख किया, जिसमें सबसे पहली विशेषता है घटनाओं का निष्पक्ष अध्ययन करना। दूसरा धैर्य पूर्वक अध्ययन करना। तीसरा कठिन परिश्रम करना। चौथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति एवं पांचवा रचनात्मक विचार शक्ति। क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? हम देखते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और उन्हें व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के प्रमुख आधार या जो कसौटियां हैं वो निम्नलिखित प्रकार है। पहला है समाजशास्त्री ज्ञान का आधार जो है वह वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए सामाजिक विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के रूप में समाजशास्त्री ज्ञान प्राप्त करने तथा तथ्य एकत्रित करने हेतु समाज नीति अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक पद्धति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक अन्य आधार यह भी है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करना है। यदि समाजशास्त्री को बाल अपराध अथवा वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना है तो वह भीड़ भाड़ के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो वह इससे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटना स्थल पर जाकर अवलोकन करके एकत्रित करेगा। यानी कि अगर बाल अपराध या वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना होगा तो अनुसंधानकर्ता को स्वयं घटना स्थल पर जाना होगा और वहां पर जाकर अवलोकन करना होगा। तीसरा है समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है।
असंबद्ध या बिखरी कोई आंकड़े या तथ्यों के आधार पर हर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए। समाजशास्त्र में भी सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। चौथा है, समाजशास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है। समाजशास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। यह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वह जिस रूप में उनका ठीक वैसे ही चित्रण करता है। यह शास्त्र तो क्या है का उल्लेख करता है। उदाहरण के रूप में यह संयुक्त परिवार प्रथम या जाति व्यवस्था को प्राप्त तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में है, ना कि बताने का प्रयत्न कि वह अच्छा है या बुरा है। समाजशास्त्र में कार्य कारक संबंधों की विवेचना की जाती है, यानी कि जो समाजशास्त्र है उनमें घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारक संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी घटना या समस्या के पीछे कितना खोज करता है। कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत एवं दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारक संबंध को स्थापित करता है, यानी कि जो समाजशास्त्र है उनमें यह कहा गया है कि समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। जैसे कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत एवं दुर्खिम की आत्महत्या का सिद्धांत जो है कार्यकाल संबंधों को बताता है या स्थापित करता है। छठवां है, समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, यानी समाजशास्त्र में कार्यकाल संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों तथा घटनाओं को पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात इस सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्ष के आधार पर ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बताए जाते हैं, यानी जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं इसके आधार पर बताया जाता है क्या समाजशास्त्रीय सिद्धांत है और इसके क्या नियम है। सातवां, समाजशास्त्र सिद्धांत की पुनर्परीक्षा संभव है। जो समाजशास्त्र है वह भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनः परीक्षा कराने में भी सक्षम है। उदाहरण के रूप में तथ्यों के आधार पर प्राप्त इस निष्कर्ष के टूटे परिवार यानी बाल अपराध के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायित्व है। अलग अलग स्थान पर परीक्षण और पुनः परीक्षण भी की जा सकती है, यानी कि जो समाजशास्त्र के सिद्धांत है उनका कहना है कि परीक्षण या पुनः परीक्षण भी की जाती है। यानी उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जो टूटे परिवार हैं वह बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है। आठवां, समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। समाजशास्त्र सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका कारण यह है कि यदि समाज शास्त्र परिस्थितियों सामान्य नियमों को देखें तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक समाज और कालों में खड़े उतरते हैं। उदाहरण के रूप में सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया और पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित होता है। नौवां है, समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, यानी कि जो समाजशास्त्र है उसमें भविष्यवाणी करने की जो क्षमता है वो होती है। समाजशास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की भी क्षमता है और यह क्या है कि आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में भी समर्थ है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र स्थायित्व बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवारों के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जाएंगे। उपयुक्त सभी आधारों पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसमें विज्ञान के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। इसकी प्रकृति जो है वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध में कुछ आपत्तियां, यानी कि जो समाजशास्त्र
है, इसका प्रकृति वैज्ञानिक है। इसके संबंध में कुछ आपत्तियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला आपत्ति है कि वैश्विक तटस्थता का अभाव। वैश्विक या तटस्थता का अभाव का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन से है, अर्थात समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु को वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है, वह स्वयं में भी इसमें भागीदार होते हैं, इनका एक अंग होता है। अतः इन सब के वस्तुनिष्ठ अध्ययन से उसकी स्वयं की रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत विचार बाधक हैं। इसी कारण समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं माना जा सकता है। इसका मूल्यांकन इस तरह से किया जा सकता है कि वैश्विकता या तटस्थता प्राकृतिक विज्ञान में पाई जाती है, उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। यानी कि जितनी वैश्विकता या तटस्थता प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है, उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र में वैश्विकता का अभाव है। आज समाजशास्त्र में भी ऐसी पद्धतियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधक बनने से रोका जा सकता है। दूसरा है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध में एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जो कि काफी जटिल है। एक ही सामाजिक प्रघटना अनेक कारणों से घटित होती है और उन सभी कारणों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन होता है। सामाजिक प्रघटनाओं की जटिल प्रकृति के संबंध में लुंडवर्ग ने लिखा है कि मानव समूह व्यवहार से संबंधित एक वास्तविक विज्ञान होने के लिए संभावित एक सबसे बड़ी बाधा इसकी अध्ययन वस्तु की जटिलता है। सामाजिक प्रघटनाओं की जटिलता और परिवर्तनशीलता के कारण ही कई विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। यानी कि इसका मूल्यांकन हम इस तरह से कर सकते हैं, जटिलता किसी भी अध्ययन वस्तु के विज्ञान कहलाने में बाधक नहीं है। यदि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए अध्ययन करे, कोई भी घटना या विषय वस्तु इस संबंध में पूर्ण जानकारी या ज्ञान नहीं हो, समाजशास्त्री ज्ञान के विस्तार में और इसकी अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों के विकास के साथ साथ सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी अपने आप में दूर होती जाती है। यानी कि अगर जटिलता किसी भी अध्ययन वस्तु को विज्ञान कहने में बाधक नहीं हो सकती। अगर अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखता है और वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए इसकी घटनाओं को मालूम करता है, इसके संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है, तो इसको विज्ञान कहा जा सकता है। तथा साथ ही साथ सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी अपने आप में दूर हो जाएगी। तीसरा है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। यानी कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध में एक आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति गतिशील है, अर्थात यह बदलती रहती है। अतः इनकी अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। मूल्यांकन। यद्यपि यह बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, परंतु साथ यह भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तन के उपरांत भी जब उन्हें सामाजिक या वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है कि परिवर्तन होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता। यानी जो परिवर्तित घटनाओं का अध्ययन करता है वह विज्ञान नहीं हो सकता। चौथा, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता की कमी या अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक
प्रकृति के विरुद्ध में एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एक रूपता या समानता का अभाव पाया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयां पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक का स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए होती हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। मूल्यांकन एक रूपता के अभाव के आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं किया जा सकता। आपने इसे तर्कहीन समझा है। समाज में समानताएं और भिन्नताएं दोनों पाई जाती हैं, अतः यह कहना गलत है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता और एक रूपता का पूर्णतः अभाव होता है। सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई, यानी जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके मापने में कठिनाइयां। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का कहना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जो है अमूर्त है, गुणात्मक है, अतः उन्हें नापा तौला नहीं जा सकता है। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में नापतोल संभव है। मासिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान एवं अनुमोदन पर ही आधारित होते हैं, अतः उसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। इसका मूल्यांकन इस तरीके से किया जा सकता है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध उपयुक्त आरोप सही नहीं है। सबसे पहले तो विज्ञान के लिए माप अत्यंत आवश्यक नहीं होता, केवल एक सहायक तत्व है, यानी कि जो माप है वो आवश्यक नहीं है, वो बस सहायक तत्व है। फिर भी समाजशास्त्र में अपनी ऐसी प्रविधियों का काम या विकास कर लिया है जिनकी सहायता से सामाजिक घटनाओं को माप सकते हैं, यानी समाजशास्त्र ने अपने सामाजिक तरीकों में ऐसी प्रविधियों का विकास कर लिया जिसकी सहायता से हम काफी सीमा तक सामाजिक घटनाओं को मान सकते हैं। समाजशास्त्र में भी सांख्यिकी का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। छठवां है कार्य कारण संबंध का अभाव। वैज्ञानिक सदैव यह जानने में रुचि रखते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात वे घटना या कार्य के कारण को जानने का प्रयत्न करते हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति यह उठाई जाती है कि इसमें कार्य कारण संबंध का अभाव पाया जाता है। स्वयं अगस्त काम्ट ने भी समाजशास्त्र में घटनाओं के अंतरंग कारणों की खोज को स्वीकार किया है। मूल्यांकन अगर देखें तो उपयुक्त आरोप सही नहीं है। आज समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों की खोज पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दुर्खिम का तो कहना है कि प्रत्येक कार्य कारण का एक सामाजिक संबंध होता है। सातवां, समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध में एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। साथ ही यह भी कहा जाता है कि प्रयोगशाला के अभाव में प्राप्त निष्कर्ष को प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अनुमान पर आधारित होते हैं और इसी कारण समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता है। मूल्यांकन इसका ऐसे किया जा सकता है कि यह बात सही है कि अन्य भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र के पास कोई बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है। इसका यह अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता है। समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की है कि उसे बंद कमरे या प्रयोगशाला में रखकर अध्ययन करना संभव नहीं है। जैसे कि किसी डाकू या सन्यासी या अपराधी का अध्ययन करना हो तो उसके चारों ओर के स्वाभाविक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, ना कि किसी बंद कमरे में। यानी कि किसी डाकू अपराधी या बाल अपराधी का अध्ययन करना हो तो उसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं
उनको देख कर ही हम अध्ययन कर सकते हैं। इनका अध्ययन किसी बंद कमरे में नहीं किया जा सकता है। अतः समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। 8वां, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध में यह आपत्ति जताई जाती है कि यह भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है, जिन्हें सभी समाजों और कालों में लागू नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक नियमों के सार्वभौमिक रूप से शक्ति होती है। मूल्यांकन के रूप में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं है। भविष्यवाणी करने की सीमाएं उगताएं न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों तक में भी नहीं पाई जाती। यानी जो समाजशास्त्र है अगर यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है तो कौन सा जो भौतिक विज्ञान है उनमें भविष्यवाणी किया जा सकता है। विद्वानों के द्वारा निकाले गए अनेक निष्कर्ष सत्य भी नहीं होते। यानी जो भौतिक शास्त्र है उनमें जो निष्कर्ष विद्वानों द्वारा निकाले जाते हैं वो भी कभी पूरे सत्य नहीं होते हैं। जैसे भविष्यवाणी गलत प्रमाणित होती है। इस संबंध में चेस्टर अलेक्जेंडर ने लिखा है कि ऋतु विज्ञान के संबंध में 5 दिन पहले अगर मौसम विभाग के बारे में यानी मौसम के बारे में मौसम विभाग कोई भविष्यवाणी करता है तो क्या यह भविष्यवाणियां सही होती हैं। दूसरा, अत्यधिक कुशल डॉक्टर भी किसी बीमारी के संबंध में यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वास्तव में कौन सी बीमारी है। यानी कि कोई डॉक्टर होता है अगर वो कोई जांच नहीं करता है तो वो देख कर नहीं कह सकता है कि व्यक्ति में कौन सी बीमारी है। तीसरा है, प्राणी शास्त्री शीघ्रता से यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सा खरगोश अंकुरित टमाटर के पौधे के अंकुर को खाएगा। यानी जो प्राणी शास्त्री हैं वह यह भी नहीं बता सकते हैं कि कौन सा खरगोश कौन से टमाटर की अंकुर को खाएगा या कौन सा बीज पहले अंकुरित होगा। भूगर्भ शास्त्री यह नहीं बता सकते हैं कि आगामी शीतकाल में कौन सी रेल की पटरी टूटेगी। यानी जो भूगर्भ शास्त्री हैं वह यह भी नहीं बता सकते हैं कि आने वाले शीतकाल में कौन सी रेल की पटरी टूटेगी। पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद भी जब उपरोक्त सभी विषयों को विज्ञान माना जा सकता है तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध में लगाए गए आरोप निराधार हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति जो है वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितना निश्चित प्राकृतिक या अन्य भौतिक विज्ञान होते हैं। इसी कारण समाजशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जा सकता है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति कैसी है, देखते हैं हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। आदि प्रश्नों का उत्तर रॉबर्ट बीरस्टीड ने इस प्रकार दिया है। पहला, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान। यानी कि जो रॉबर्ट बीरस्टीड है उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों में प्रमुख अंतर अध्ययन वस्तु का है। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन वस्तु सामाजिक घटनाएं हैं जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिकों का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है जबकि समाजशास्त्र का भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह केवल इन घटनाओं के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन अवश्य करता है। समाजशास्त्र क्योंकि मूलतः प्राकृतिक तथ्यों का नहीं बल्कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, अतः यह एक सामाजिक विज्ञान है। दूसरा, समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है या नहीं। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है या
आदर्शात्मक विज्ञान है। इसके संबंध में समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है या सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करता है और इसके पश्चात रहित होकर उन्हें ठीक रूप से प्रकट करता है। यानी कि जो समाजशास्त्र है वह समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का वास्तविक अध्ययन करता है और पक्षपात रहित होकर उन्हें ठीक रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वे हैं। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र क्या है का उत्तर देता है, ना कि क्या होने चाहिए। यानी कि जो समाजशास्त्र है वह यह बताता है कि क्या है, वह यह नहीं बताता कि क्या होना चाहिए। इसी कारण समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्ष विज्ञान या निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान कहा गया है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। इस शास्त्र को आदर्श से अर्थात अच्छे बुरे उचित अनुचित सही गलत से कोई संबंध नहीं है। यह तो सामाजिक तथ्यों को जिस रूप में वे पाए जाते हैं ठीक उसी रूप में बिना किसी प्रकार के पक्षपात के प्रस्तुत कर देता है। तीसरा है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। यानी कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति और अस्पष्ट हो जाती है कि यह विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्री का कार्य समाज से संबंधित ज्ञान के क्रमबद्ध संग्रह से है, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन विश्लेषण और निरूपण से है, ना कि उसे विज्ञान को व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग में लाने से। समाजशास्त्री सामाजिक नीतियों का निर्धारण नहीं करते, वह विधायकों को यह नहीं कहते कि उन्हें कौन सा कानून बनाना है और कौन सा कानून रद्द करना है। साथ ही समाजशास्त्री का संबंध सामाजिक सेवा कार्यों से भी नहीं होता है। एक समाजशास्त्री वैज्ञानिक के रूप में भी उनका संबंध बाल अपराधियों, डाकुओं और समाज विरोधी लोगों को सुधारने से है। यानी जो सामाजिक विज्ञान है समाजशास्त्र, इसका संबंध अपराधियों, डाकुओं और समाज विरोधी लोगों को सुधारने से है, लूले, लंगड़े, अंधे, गरीब या निर्धनों की सहायता करने से नहीं। यानी कि स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। चौथा है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, जो कि एक मूर्त समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि एक मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामाजिक संबंध अपने आप में अमूर्त हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। इस प्रकार जब समाजशास्त्र का अध्ययन विषय समाज और सामाजिक संबंध ही अमूर्त हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से अमूर्त विज्ञान हुआ, ना कि मूर्त विज्ञान। पांचवा है समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, ना कि विशेषीकरण विज्ञान। समाजशास्त्र विशिष्ट व्यक्तियों, घटनाओं या समाजों के अध्ययन में रुचि नहीं लेकर सामान्य घटनाओं यानी जो सामान्य सामाजिक घटनाएं हैं और उनकी प्रक्रियाओं में रुचि लेता है। यह शास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और सामाजिक संबंधों के सामान्य नियमों का पता लगाता है। मानवीय समूह और समाजों की प्रकृति, स्वरूप, विषय वस्तु तथा संरचना के सामान्य नियमों की खोज करता है। छठवां है समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवनात्मक विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है और अवलोकन करके तथ्यों को संकट करता है, उनको वर्गीकृत करता है, उनका विश्लेषण करता है, सामान्य निष्कर्ष निकालता है और नियमों को प्रतिपादित करता है। समाजशास्त्र अपनी अध्ययन सामग्री में दार्शनिक या आध्यात्मिक तथ्यों को सम्मिलित नहीं करके तर्क पर आधारित और क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को ही सम्मिलित करता है। इसी कारण समाजशास्त्र को एक तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान कहा जाता है। सातवां है समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय
समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है। आज अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र में उन घटनाओं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है जो सभी मानवीय अंतःक्रियाओं से सामान्य है। ऐसी सभी सामान्य घटनाओं को अध्ययन करने के कारण ही समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र का महत्व, यानी कि भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र के क्या महत्व है, हम इसको देखते हैं। समाजशास्त्र के महत्व को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। पहला, संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, यानी समाजशास्त्रीय ज्ञान संपूर्ण मानव समाज को समझने में योग देता है। साथ ही समाजशास्त्र तेजी से बदलते हुए जटिल समाजों की गतिविधियों एवं सामाजिक संरचनाओं के संदर्भ में भी वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्थाएं एवं व्यवहार के तरीकों को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं मानकर अन्य समाजों के तौर तरीके या जीवन की विधि को भी सामान्य रूप से महत्व देता है। इससे विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में भी योगदान मिलता है। दूसरा है, नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायक, यानी समाजशास्त्र बदलते हुए परिस्थितियों में व्यक्तियों के अनुकूलन को सरल बनाता है। व्यक्ति विभिन्न समूह एवं समाजों की तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को सहायता से बदलती हुई परिस्थितियों में आसानी से समायोजन कर सकता है। यानी कि जो समाजशास्त्र है वो बदलते हुए परिस्थितियों में व्यक्तियों को अनुकूलन, यानी जो व्यक्ति हैं इनके अनुकूलन को सरल बना लेता है और विभिन्न समूह के जो समाज हैं इनके तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान की सहायता से बदलती हुई परिस्थितियों में आसानी से समायोजन कर पाता है। तीसरा है, समाज के सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने में सहायक, यानी समाजशास्त्र यह बतलाता है कि मूल रूप से संसार के सभी मानव मेधावी मानव की संतान है, अतः किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अनेक धर्म, जातियां, प्रजातियां, संप्रदाय तथा जाति के लोग एक साथ रहते हैं, जिनमें कई बार संघर्ष भी होते हैं तथा कई बार इनमें आपसी संबंध भी दिखाई देते हैं। समाजशास्त्र इन अंतरों के बावजूद भी व्यक्तियों के सामान्य ढंग खोज निकालने में प्रयत्नशील रहा है। समाजशास्त्र में सहिष्णुता एवं सह अस्तित्व की भावना के विकास में भी योग दिया जाता है। चौथा, परंपराओं के अध्ययन पर जोर या योग। परंपराओं के अध्ययन पर योग किसी भी समय की सामाजिक संरचना और व्यवस्था व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नियमों एवं परंपराओं पर आधारित होता है। यह नियम और परंपराएं व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित करती हैं और आचरणों को दिशा प्रदान करती हैं। समाज विशेष के सामाजिक संगठन को समझने की दृष्टि से वहां प्रचलित जनरीतियां, रूढ़ियां और अन्य विभिन्न प्रकार की परंपराओं को ठीक प्रकार से जानना आवश्यक है। समाजशास्त्र का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि इनके द्वारा सामाजिक परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है, राष्ट्रीय एकता में सहायक। आज भारत के सम्मुख राष्ट्रीय एकता की समस्या एक प्रमुख समस्या है। आज राष्ट्र जाति, प्रजाति, भाषा, ग्राम, धर्म, प्रांत आदि के आधार पर विविध छोटे छोटे स्वार्थ समूह में विभक्त हैं। व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्रीय समाज के दृष्टिकोण से नहीं सोचकर अपनी जाति, धर्म, भाषा या प्रांत के दृष्टिकोण से सोचता है। परिणाम स्वरूप देश के व्यक्तियों में संकीर्णता दृष्टिकोण पाया जाता है, यानी जो देश के व्यक्ति हैं उनका दृष्टिकोण जो है संकीर्ण हो जाता है या छोटा हो जाता है। समाजशास्त्र जाति, भाषावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद आदि के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त कर व्यक्तियों को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने में योग देता है।
छठवां है सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। आज समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। समस्याओं को ठीक समझने के लिए समाज के सामाजिक संबंधों में या सामाजिक संगठनों के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जानकारी समाज शास्त्र को ही प्रदान करना है। आज भारत में बेकारी, निर्धनता, मद्यपान, जातिवाद, अस्पृश्यता, प्रांतीयता, भाषावाद, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, विधवा विवाह, निषिद्ध आदि अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। इन्हें व्यक्तिगत प्रयत्नों से नहीं सुलझाया जा सकता। इन समस्याओं की प्रकृति और कारणों को जानने तथा उनकी निराकरण के उपाय सुझाने के लिए समाजशास्त्री अध्ययनों की नितांत आवश्यकता होती है। इनके अभाव में न तो किसी प्रकार की सामाजिक समस्या को वैज्ञानिक आधार पर ही परिप्रेक्ष्य रूप में समझा जा सकता है और न ही निराकरण किया जा सकता है। सातवां है व्याधिकीय सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति की व्याधिकीय समस्याएं समाज रूपी शरीर को ग्रस्त किए हुए हैं। आज समाज में बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध, आत्महत्या, चोरी, डकैती, कालाबाजारी, व्यभिचारी आदि व्याधिकीय समस्याएं पाई जाती हैं। समाजशास्त्री अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर इन समस्याओं के कार्य कारण संबंधों का पता लगाने में असफल हुए हैं। अब समाजशास्त्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों द्वारा बनाए जाते हैं। अतः अपराधियों का सुधार जो है संभव है। यानी जो समाजशास्त्र है उसने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात नहीं होते बल्कि उनकी परिस्थितियां यानी कि जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है या सामाजिक परिस्थिति है वह उसे अपराधी बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है और इनका सुधार भी संभव है। आठवां है श्रम समस्या के निराकरण में सहायक। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में औद्योगिकरण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आज भारत जैसे कृषि प्रधान समाज में भी औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी जो भारत है वो भी औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। औद्योगिकरण समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। आज औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याएं पाई जाती हैं जैसे हड़ताल, घेराव, तालाबंदी, श्रमिक तनाव, काम की अस्वस्थ दशाएं, मालिक और मजदूर के बीच झगड़ा, उचित मजदूरी की समस्या, कार्यशील महिलाओं की समस्या आदि इन समस्याओं को समझना और इनके निराकरण से समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यही कारण है कि आज समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में औद्योगिक समाजशास्त्र का भी विकास हुआ है। नौवां है सामाजिक ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक। यानी जो समाजशास्त्र है वो ग्रामीण पुनर्निर्माण में भी सहायक है। यानी जो ग्राम है उनका पुनर्निर्माण हो सकता है। देश की अधिकांश जनसंख्या करीब 76% आज भी ग्रामों में निवास करती है और ग्राम पिछले करीब 40 वर्षों के नियोजित प्रयोजन के बावजूद भी आज अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। ग्रामों में निर्धनता, बेकारी, कृषि का पिछड़ापन, परंपरागत पेशों पर निर्भरता, ऋणग्रस्तता तथा जातिवाद, उच्च नीच अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं पाई जाती हैं। इन सब ग्रामीण समस्याओं को उस समय तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि ग्रामीण सामाजिक संरचना का समाजशास्त्रीय ढंग से अध्ययन नहीं किया जाता है। ग्रामीण समाज के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके ही इन समस्याओं की प्रकृति को समझा और इनका निराकरण किया जा सकता है। यही कारण है कि समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 10वां है नगरीय विकास में सहायक। यानी जो समाजशास्त्र है वो नगरीय विकास में सहायक है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण की तेज गति के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया भी काफी तेजी से चल रही है। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा सुविधा, कचहरी, उद्योग धंधे और विभिन्न सुविधाएं ग्रामीणों को नगरों की ओर आकर्षित करती जा रही हैं। परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या
तेजी से बढ़ती जा रही है। आज नगरों में अनेक समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे घनी बस्तियां, भीड़ भाड़ युक्त वातावरण, मद्यपान, जुआ, अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि। इन सब समस्याओं के निराकरण एवं स्वस्थ आधार पर नगरीय विकास के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान का लाभ उठाना भी अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि आज नगरीय समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में महत्व बढ़ता ही जा रहा है। 11वां है जनजातीय समस्याओं के उन्मूलन और जनजातीय कल्याण में सहायक। यानी जो समाजशास्त्र है वो भारत में जनजाति या आदिवासी लोगों की जनसंख्या 5 करोड़ 16 लाख है। यानी भारत में जनजाति और आदिवासी लोगों की जनसंख्या 5 करोड़ 16 लाख है। इन लोगों की अपनी विशिष्ट प्रकार की समस्याएं, इन्हें सुलझाए बिना इनके जीवन को किसी भी प्रकार से उन्नत नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार जनजाति समस्याओं के निराकरण और इन लोगों के कल्याण के लिए काफी प्रयत्नशील रहा है। प्रयत्नों की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनजाति समाजों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किया जाए। इनकी खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास अर्थात समग्र रूप में विभिन्न जनजातियों की संस्कृतियों को समझा जाए। यह कार्य समाजशास्त्री और मानव शास्त्रियों के द्वारा किया जा सकता है। 12वां है सामाजिक नियोजन में सहायक। अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सामाजिक नियोजन नितांत आवश्यक है। सामाजिक नियोजन की सफलता के लिए समाज की सामाजिक संरचना, विभिन्न समूहों, प्रथाओं, मूल्यों, परंपराओं, विश्वासों और धर्म का ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान समाजशास्त्र ही प्रदान कर सकता है। समाजशास्त्र यह बताता है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों में लोगों को नवीनता या परिवर्तनों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। शिक्षा और प्रचार के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है। 13वां है पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक। यानी जो समाजशास्त्र है वो पारिवारिक या परिवार समाज की मूलभूत इकाई है। यानी जो परिवार है वो समाजशास्त्र की मूलभूत इकाई है और सामाजिक संगठन की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। परिवार के क्षेत्र में आज अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। साथ ही आधुनिक परिवार के सामने वर्तमान में कई प्रकार की समस्याएं। आज बहुत से परिवारों में तनाव, संघर्ष और विवाह विच्छेदन की समस्या पाई जाती है। इन सब के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने का कार्य समाजशास्त्र ही करता है। 14वां है प्रजातंत्र के सफल बनाने में समाजशास्त्र का योगदान। यानी जो प्रजातंत्र है उसको सफल बनाने में समाजशास्त्र का क्या योगदान है। प्रजातंत्र समानता पर आधारित है, परंतु आज विश्व के प्रत्येक देश में वर्ग, जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर अनेक भेदभाव या सामाजिक दूरी पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सफलता में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे भारत प्रजातांत्रिक देश में भी प्रजातंत्र के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। यहाँ जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर अनेक भेदभाव पाए जाते हैं। यहाँ जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और प्रांतीय देश की भावनात्मक एकता में बहुत बड़ी बाधा है। इस भावात्मक एकता के अभाव में प्रजातंत्र को सफल होना बहुत कठिन है। समाजशास्त्रीय ज्ञान संकीर्णताओं को काम करने और मानव के बीच ऊंच नीच का दीवार समाप्त करने में योग देता है। 15वां है समाजशास्त्र की व्यावसायिक एवं व्यवहारिक महत्व। यानी समाजशास्त्र का जो महत्व है वह व्यावसायिक और व्यवहारिक दोनों है। समाजशास्त्र का व्यावसायिक एवं व्यवहारिक महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज समाजशास्त्र की सामाजिक इंजीनियर और सामाजिक चिकित्सक के रूप में भूमिकाएं काफी प्रमुख होती जा रही हैं। यही कारण है कि नियोजन प्रशासक, समाज कल्याण अधिकारी, श्रम अधिकारी, पेरोल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी आदि पदों पर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को
विशेष रूप से लिया जाता है, यानी कि जो पेरोल अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, समाज कल्याण अधिकारी हैं, इन सब के लिए जो समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं इन्हीं को रखा जाता है। सामाजिक चिकित्सक के रूप में समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं की सूचना, अवलोकन, विश्लेषण और उनके निराकरण में अपनी विशिष्ट ज्ञान के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाज शास्त्र भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में यहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्व है। यानी कि जो भारत है यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समाजशास्त्र का जो है विशेष महत्व है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।